गुड इवनिंग एवरीवन। आज का टॉपिक होगा, जो करंट अफेयर का टॉपिक है वो है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने जो अनाउंसमेंट किया है 6 फंड को बंद करने का। वो क्यों अनाउंस किया है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन्वेस्टर को, और ओवरऑल जो हमारा जो बॉन्ड मार्केट है उसको उसको हम एनालाइज करेंगे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और साथ ही साथ हम सुपर मार्केट के मैनेजमेंट के बारे में और किसानों को इससे क्या फ़ायदा होगा उसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो जैसे ही लोग इकट्ठा होते हैं या 2 मिनट बीतता है हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। थैंक यू। चलिए, अब लोग इकट्ठा हो गए हैं काफ़ी। हम शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है जो करंट अफेयर्स में पिछले 2 दिनों से न्यूज़ में है, वो है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने अपने 6 अलग अलग फंड को, म्यूचुअल फंड को बंद किया है, जो आपके रिलेटेड थे डायरेक्टली बॉन्ड मार्केट वाले म्यूचुअल फंड से। क्या आप लोगों ने इस न्यूज़ को पढ़ा है या फॉलो किया है? हम्म। आप बता सकते हैं, कोई भी बता सकता है कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने जो 6 नाम, आपको नाम नहीं याद रखने कौन कौन से 6 म्यूचुअल फंड जमा हुए हैं या बंद हुए हैं, आपको बस बताना है कि आपने न्यूज़ सुना है कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने 6 अपने म्यूचुअल फंड को बंद किया है। उससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है मार्केट में, क्या अंदेशा जा रहा है मार्केट में। तो हमने जब फाइनेंशियल मार्केट को पढ़ा था तो हमने म्यूचुअल फंड के बारे में भी पढ़ा था। तो म्यूचुअल फंड भी अलग अलग तरीके से हो सकता है। म्यूचुअल फंड इक्विटी वाला हो सकता है जो शेयर्स खरीदेगा आपकी तरफ से। म्यूचुअल फंड आपका डेट मार्केट वाला हो सकता है जो आपकी तरफ से बॉन्ड खरीदेगा मार्केट में। म्यूचुअल फंड हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है जो बोथ इक्विटी एंड बॉन्ड खरीदेगा मार्केट में। ठीक है। और फिर आप बात करें अगर बॉन्ड मार्केट में, तो म्यूचुअल फंड अलग अलग टाइप के बॉन्ड पे इन्वेस्टमेंट वाले अलग अलग म्यूचुअल फंड होंगे। जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ प्रॉमिस करने वाले म्यूचुअल फंड हैं वो ज़्यादातर किस तरीके के बॉन्ड में लगाएंगे, जो हाई रिस्क बॉन्ड है। ठीक है। और जो एश्योर्ड रिटर्न, जो श्योरिटी के साथ रिटर्न प्रोवाइड करने वाले जो म्यूचुअल फंड होंगे वो लगाएंगे ऐसे बॉन्ड में जो थोड़े रिस्की बॉन्ड है। मतलब ट्रिपल ए रेटिंग जो होती है बॉन्ड की, उसका रिटर्न कम होगा, हमने पढ़ा था। जिसमें ज़्यादा सिक्योरिटी है उसका उतना कम रिटर्न होता है। तो ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी वाले बॉन्ड होते हैं, उनकी रेटिंग बेस्ट है, तो इंटरेस्ट भी उनका कम मिलेगा। और जो डबल ए रेटिंग है उससे कम वाले बॉन्ड होते हैं उनमें रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन उनका इंटरेस्ट और रिटर्न भी ज़्यादा होता है। तो ऐसे ही एक म्यूचुअल फंड की कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं क्रेडिट रिस्क टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। ठीक है। क्रेडिट रिस्क वाले म्यूचुअल फंड होते हैं जो लगभग 65% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, मतलब क्या होगा, 65% अपना जो इन्वेस्टमेंट है उनका उसको लगाएंगे वो हाई रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट में, हाई रिस्क वाले बॉन्ड खरीदने में। मतलब 65% जो टोटल इन्वेस्टमेंट आया है उस कंपनी के पास, उस म्यूचुअल फंड के लिए जो लगाया है आम जनता ने या बैंक्स ने, वो पैसा वो इकट्ठा करेंगे और उसका 65% वो खरीदेंगे बॉन्ड जो डबल ए रेटिंग या उससे कम वाले हैं। मतलब हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड हैं जिसमें हाई रिटर्न भी आपको मिलेगा। ठीक है। तो क्रेडिट रिस्क वाले म्यूचुअल फंड की हम बात कर रहे हैं। क्रेडिट रिस्क वाला जो फंड होता है, जो म्यूचुअल फंड होता है, उसमें आपका 65% जो इन्वेस्टमेंट होगा, जो म्यूचुअल फंड कंपनी बॉन्ड खरीदने में लगाएगी, वो ऐसे बॉन्ड खरीदेगी जिसकी रेटिंग डबल ए या उससे कम हो।
तो ये है आपका क्रेडिट रिस्क म्यूचुअल फंड। अब फ्रैंकलिन टेम्पल्टन में क्या हुआ है, क्योंकि अभी आपको समझ में आ रहा है मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कर रहा है, इक्विटी मार्केट, इक्विटी मतलब जो शेयर से रिलेटेड है। अब बॉन्ड मार्केट थोड़ा अलग होता है। बॉन्ड मार्केट मतलब बिजनेस को पैसा लेना है लोगों से ताकि वो अपने बिजनेस में वो पैसा लगा सके, ठीक है। तो वो बॉन्ड इशू करते हैं जब उनको पैसे की ज़रूरत थी, चाहे अपना बिजनेस का डे टू डे एक्टिविटी चलाना हो, चाहे बिजनेस को एक्सपेंड करने का काम हो, उसके लिए वो बॉन्ड इशू करते थे। तो जब वो बॉन्ड इशू करते थे मतलब वो चाहते थे कि इस पैसे को हम बिजनेस में लगाएंगे, उसके बाद हमको जो प्रॉफिट आएगा बिजनेस से, उससे हम धीरे धीरे उस बॉन्ड का इंटरेस्ट पटाते जाएंगे और हम पूरा का पूरा जो बॉन्ड है उसको रीपेमेंट कर देंगे जो हमारा टाइम मिला है बॉन्ड का उसके अंदर में, ठीक है। लेकिन जब कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन हो गया, बिजनेस कम होने लगा, डिमांड ही मार्केट में बैठ गया, तो ऐसे समय पर क्या बिजनेस अपना नॉर्मल कोर्स कर पाएगी, क्या अपना प्रॉफिट बना पाएगी? नहीं बना पाएगी। तो इसी वजह से लोगों को लगने लगा कि हमने पैसा लगाया है ऐसे म्यूचुअल फंड में जो बॉन्ड खरीदते हैं, वो भी ऐसे बॉन्ड खरीदते हैं जो हाई रिस्क वाले बॉन्ड हैं, ऐसे बिजनेस वाले बॉन्ड हैं जो अभी सेटल नहीं हुए हैं, उनकी क्रेडिट रेटिंग AA से कम है। तो हमारा पैसा ऐसे बिजनेस के बॉन्ड खरीदने में लगा हुआ है जो शायद अभी लॉकडाउन में काम भी नहीं कर रहे हों। जब काम नहीं कर रहे होंगे तो जो हमारा पैसा इस म्यूचुअल फंड के थ्रू लगा है वो पैसा हमको वापस नहीं मिलेगा। तो ऐसे समय पर लोग जो है वो अपना लॉस बचाने के लिए अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम करने लगे। रिडीम करने का मतलब होता है आपने म्यूचुअल फंड खरीदा है, उसको चाहे जब चाहे, अगर वो क्लोज्ड म्यूचुअल फंड नहीं है। क्लोज मतलब कि जैसे कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं जो 3 साल के लॉक इन के साथ होते हैं। ये जो म्यूचुअल फंड था वो ओपन म्यूचुअल फंड था, जिसको कोई भी कभी भी एंटर कर सकता है और कोई भी कभी भी एग्जिट कर सकता है, ठीक है। तो ये ओपन म्यूचुअल फंड था, तो लोग क्योंकि उनके पास ऑप्शन था निकलने का, इसीलिए लोग अपना पैसा वापस निकालने लगे। अब देखिए म्यूचुअल फंड जो मैनेजर होता है, जो कंपनी है, जैसे कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जो कंपनी है, उसके पास मान के चलिए 100 करोड़ आया है अलग अलग लोगों से, तो वो 100 करोड़ लगा देता है मार्केट में, थोड़ा पैसा वो बचा के रखेगा, जैसे 1-8 करोड़ वो अपना एक सिक्योरिटी मनी बचा के रखेगा ताकि कभी कोई तुरंत एग्जिट करना चाहता है तो वो 1-2 करोड़ वाले सिक्योरिटी डिपॉजिट में से उसको पैसा दे देगा। लेकिन लगभग 98 करोड़ हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, वो पूरा का पूरा इन्वेस्ट करता है ताकि उसका म्यूचुअल फंड जो है ग्रो करे, ठीक है। तो 100 करोड़ उसने मार्केट से उठाए, इन्वेस्टर्स को अपने म्यूचुअल फंड बेचे, आम जनता ने और बैंक्स ने और अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने उस म्यूचुअल फंड को खरीदा। उस म्यूचुअल फंड को खरीदने के बाद उस 100 करोड़ में 2 करोड़ उसने रखा सिक्योरिटी के लिए कि कभी कोई छोड़ के जाना चाहेगा तो उस 2 करोड़ में से मैं उसको पैसा दे के उसको 2 करोड़ में से पैसा दे दूंगा और अपने 98 करोड़ को मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो अब क्या हुआ है, बहुत सारे लोग निकलना चाहते हैं उस म्यूचुअल फंड से, तो आपका जो सिक्योरिटी का पैसा था वो तो खत्म हो ही रहा है। अब आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है क्या कि आपको जो इन्वेस्टमेंट आपने किया था 98 करोड़ का, उसको भी तोड़ना पड़ेगा, उसको भी निकालना पड़ेगा। मतलब जो कंपनीज के बॉन्ड आपने खरीदे थे, जो कि 65% बॉन्ड्स आपने वो खरीदे थे जो हाई रिस्क बॉन्ड थे, मतलब ऐसे कंपनीज के बॉन्ड थे जो अभी बड़े हो रहे हैं, अभी अपना नाम कमा रहे हैं, तो ऐसे कंपनीज के बॉन्ड थे। तो ऐसे बॉन्ड की अभी मार्केट में वैल्यू बहुत कम है, क्योंकि अभी ऐसा टाइम चल रहा है कोरोना वायरस का कि लोग कम से कम रिस्क लेना चाहते हैं। तो जब वो म्यूचुअल फंड की कंपनी जो लोगों का पैसा वापस करने के लिए अपने बॉन्ड बेचना चाह रही है, उनको लोग ही नहीं मिल रहे हैं मार्केट में वो बॉन्ड खरीदने के लिए, उनको वो बॉन्ड बेचना है क्योंकि लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमको हमारा पैसा वापस करो, ये म्यूचुअल फंड में हमको अपना पैसा नहीं लगाना है, हमको अपना पैसा सेफ बैंक में रखना है, ठीक है। लेकिन अब म्यूचुअल फंड कंपनी का क्यों फंस गई है, क्योंकि जो उसने 98 करोड़ लगाए थे उसमें से बड़ा हिस्सा जो लगा था वो ऐसे बॉन्ड में बना था जिसको अब मार्केट में कोई खरीदने को तैयार नहीं है। जब मार्केट में उसको कोई खरीदने को तैयार नहीं है तो म्यूचुअल फंड की कंपनी पैसा कैसे वापस करेगी लोगों का। तो ये स्थिति जब फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के म्यूचुअल फंड में होने लगी तो उस कंपनी ने अपने फंड को पूरी तरीके से बंद कर दिया।
कैसे बंद किया है, ऐसा नहीं कि वो 28,000 करोड़ जो लगा हुआ है इन 6 फंडों में उसको लेके कभी वापस नहीं करेगी लोगों को। वो ऐसे बंद कर दिया है कि ना कि अब उस म्यूचुअल फंड में नए इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट किए जाएंगे, ना ही अभी किसी रिडेम्पशन को ऑनर किया जाएगा। अभी अगर कोई पैसा निकालना चाह रहा है उसको भी बोल दिया गया है आप अभी चुप रहिए, आपको अभी पैसा नहीं मिलेगा। ना ही कोई नया इन्वेस्टर अगर पैसा लगाना चाह रहा है उसको भी मना कर दिया है। अब वो जो 28,000 करोड़ हैं वो वेट करेंगे कि मार्केट कब इम्प्रूव होगा, मार्केट की स्थिति कब सुधरेगी, ताकि जो उनके बॉन्ड हैं उसको वो बेच के लोगों का पैसा वापस करें और फाइनली इस म्यूचुअल फंड को कंप्लीटली क्लोज कर दें विदाउट एनी फंड। ठीक है, तो ये है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का जो इशू है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, जिसके कारण उन्होंने मार्केट को क्लोज किया है, अपने 6 म्यूचुअल फंड को क्लोज किया है। ये एक बेसिक हमने समझा है इसके बारे में। अब इसका और क्या इम्पैक्ट होता है उसको हम देखेंगे। आपको अभी तक कोई डाउट है इस पूरे टॉपिक में, या इसको दोबारा रिपीट करना है, या कोई स्पेसिफिक पॉइंट रिपीट करना है तो आप बता सकते हैं। हमने पढ़ा है क्रेडिट रिस्क म्यूचुअल फंड के बारे में, हमने पढ़ा कि क्यों उसको क्रेडिट रिस्क बोला जाता है। हमने पढ़ा कि अभी मार्केट में क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉकडाउन की स्थिति है तो बिजनेस काम नहीं कर रहे हैं। जब बिजनेस काम नहीं कर रहे हैं तो प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं। जब प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं तो जो उन्होंने बॉन्ड बेचा था मार्केट को तो उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल भी नहीं पटा रहे हैं। तो जब ये सोच पूरे लोगों में फैली है जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो वो अपना म्यूचुअल फंड में पैसा वापस मांगने के लिए आए। जब पैसा वापस मांगने के लिए आए तो लोगों को पता चला कि क्योंकि उन्होंने क्रेडिट रिस्क फंड में पैसा लगाया है जो डबल ए या उससे नीचे वाले बॉन्ड में 65% पैसा लगाता है, तो वो कारण था जिसकी वजह से उनका पैसा मार्केट में फंस गया। क्योंकि अब जो वो बॉन्ड है डबल ए और उससे नीचे रेटिंग वाले बॉन्ड है उसको कोई खरीदना नहीं चाह रहा है, क्योंकि मार्केट अभी हर कोई मार्केट में रिस्क एवर्जन वाले टेंडेंसी से चल रहा है। रिस्क एवर्जन मतलब कि रिस्क से बच के रहने वाली टेंडेंसी से काम कर रहा है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इसके बारे में। अगर रिपीट करना है तो हम लोग रिपीट कर सकते हैं इसको। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हम इसको अब थोड़ा सा और पढ़ेंगे इस म्यूचुअल फंड के बारे में। चलिए, अब अगर डाउट नहीं आ रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि 65% जो था म्यूचुअल फंड का वो तो था हाई रिस्क वाले बॉन्ड में, लेकिन बाकी का जो 35% था वो उन लोग अच्छी सिक्योरिटी में लगाते हैं, ट्रिपल ए रेटेड वाले सिक्योरिटी में लगाते हैं। ठीक है, तो जब ये प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हुई थी, जब लोगों ने पैसा निकालना शुरू किया था, तो उस समय पे पहले क्या किया म्यूचुअल फंड कंपनीज ने कि चलो हमारी सिक्योरिटी की मनी भी खत्म हो गई है जो हमने बफर रखा था 2 करोड़ का। अब वो पहले वो 35 करोड़ को बेचने लगे। जो 35 करोड़ जो 35% जो है आपका जो हाई रेटेड इंस्ट्रूमेंट में जिसके खरीदार अभी भी मार्केट में मौजूद है। अब लोगों को रिस्क नहीं लेना है तो उनको अच्छे सिक्योरिटी वाले बॉन्ड चाहिए, तो पहले उन्होंने कोशिश की कि वो अपने ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स को बेचें। उसको भी वो बेचने लगे, तब भी लोग नहीं मान रहे थे, लोग अपना पैसा निकाले जा रहे थे, निकाले जा रहे थे, निकाले जा रहे थे। तो अब जो हो गया, अब नौबत आ गई कि हमको डबल ए या उससे नीचे वाले बॉन्ड को बेचना पड़ेगा जिसकी खरीदारी कोई नहीं मिल रहा था, इसलिए पैनिक क्रिएट हो गया। तो ये ट्रिपल ए वाला हमने पॉइंट बाद में इसलिए लिया है क्योंकि अब जो बाकी म्यूचुअल फंड हैं
जो सेम काम कर रहे थे, जो फ्रैंकलिन के अलावा कंपनीज हैं जिनके पास क्रेडिट रिस्क वाले फंड भी हैं और अच्छे बॉन्ड वाले फंड भी हैं, लोग उनसे भी पैसा निकालने लग गए। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि चलिए डबल ए और उससे कम सिक्योरिटी वाले बॉन्ड का तो समझ में आता है, लेकिन लोग अब अच्छे बॉन्ड से भी अपना पैसा निकालने लगेंगे और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो अच्छे बॉन्ड को भी नहीं खरीदेंगी, तो प्रॉब्लम और गहरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। मतलब ऑलरेडी मार्केट में पैसे की कमी है, हमारे यहाँ कोरोना वायरस के कारण बिजनेस नीचे जा रहा है, हमारी जीडीपी का प्रोजेक्शन जो है वो 1.9% है और कई सारे प्रोजेक्शन 0% पे हैं और कुछ निगेटिव भी बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर इकोनॉमी को आपको ऊपर लाना है तो लोग बोल रहे हैं लिक्विडिटी प्रोवाइड करना चाहिए मार्केट को। जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी रहेगी उतना अच्छा रहेगा किसी भी कंपनी के लिए, काम को आगे बढ़ाने के लिए या प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, ताकि लोगों की नौकरियां ना जाएं। ठीक है, रिसेशन का साइकिल ना शुरू हो जाए। तो ऐसे समय पर जो लिक्विडिटी का आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जब ऐसे कुछ डेवलपमेंट होते हैं जैसे फ्रैंकलिन के साथ हुआ है, तो बॉन्ड मार्केट से भरोसा भी लोगों का उठने लगता है। और जब बेयर वाली टेंडेंसी, जो हमने पढ़ा था ना, बुलिश और बेयर वाली टेंडेंसी, जब बेयर वाली टेंडेंसी लोगों के अंदर आ गई है कि अब लोग ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड वाली मार्केट को भी शक की नज़र से देखने लगे हैं, तो ओवरऑल बॉन्ड मार्केट आपका निगेटिव जाएगा, आपकी निगेटिव मेंटेलिटी रहेगी, जिसकी वजह से उसके खरीदार ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे। ऐसे म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्ट करते थे हेविली इन ट्रिपल ए रेटेड सिक्योरिटी, उसके भी खरीदार कम मिलेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि नॉर्मल जो क्रेडिट किसी भी कंपनी को अपना बॉन्ड फ्लोट करने से मिल जाता था, अब वो नहीं मिल रहा है। वो एक स्थिति बन गई है। अब जब ये 28,000 करोड़ के 6 फंड फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के बंद हुए हैं, तो जाहिर सी बात है लोगों को ये लगा होगा कि आपने अगर इन्वेस्ट किया, डबल ए में भी भले इन्वेस्ट किया या उससे नीचे वाले में इन्वेस्ट किया, तो ऐसी कंपनीज में क्यों किया जो एकदम ही डब्बा थी। मतलब आप प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ऐसी कंपनीज में क्यों इन्वेस्ट कर दिए जो बहुत ही ज़्यादा डब्बा थी। आपके पास ऑप्शन था तो आप डबल ए या उससे जस्ट नीचे वाली कैटेगरी में भी कर सकते थे, तो आपने ऐसी कंपनीज में क्यों कर दिया जो बहुत बहुत ही ज़्यादा डब्बा थी, जिनके पास इन्हें बहुत ज़्यादा रिस्क था उनसे रिटर्न वापस लेने में। तो ऐसे कंप्लेंट्स को लेकर वो कहाँ जाएंगे बताइए, चलिए सेबी में जाएंगे या आरबीआई में जाएंगे। जो अभी कंप्लेंट्स हुई हैं फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के अगेंस्ट में, वो सेबी में होगी या आरबीआई में होगी। हमने ये पढ़ा हुआ है, जब मैंने फाइनेंशियल मार्केट बताया था तो मैंने पढ़ाया हुआ है, बताइए। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, वंदना का आंसर आ गया है, बिल्कुल सही आंसर है। लोगों ने सेबी में कंप्लेन करना शुरू कर दिया है, उनको बोला गया है कि हमारे फंड को मिसमैनेज किया गया है, इसीलिए आप इसको इंक्वायर करिए। तो जैसे जैसे ये न्यूज़ आगे बढ़ेगी आपको ये ध्यान में रखना है। अब बताइए मेरे को, अगर सेबी के ऑर्डर से अगर कोई आहत हुआ तो वो कहाँ जाएगा, ये भी हमने पढ़ा है। अगर कोई सेबी ने कोई ऑर्डर किया जिसको इन्वेस्टर ने पसंद नहीं किया, या ऐसा कोई ऑर्डर किया जिसको फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने पसंद नहीं किया, तो वो कहाँ अपील करेगा बताइए। इसको हम एक स्टेप आगे लेके जाते हैं। अरे आईआरडीए नहीं होगा, वो अगर इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई म्यूचुअल फंड होता तो वो अलग बात होती, लेकिन आईआरडीए इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर सेबी के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील करना है तो कहाँ जाएंगे बताइए। हमने पढ़ा है, फाइनेंशियल मार्केट को पढ़ते समय ये डिस्कस किया था। और वो बॉडी है वो आईआरडीए के अगेंस्ट के ऑर्डर को भी हैंडल करती है, ये भी हमने डिस्कस किया था।
बताइए बताइए, क्योंकि इससे लिंक होने वाला भी टॉपिक हमको आज छोटा सा एक कवर करना है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, करंट अफेयर का टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए। बताइए कौन सी बॉडी है जो सेबी के अगेंस्ट ऑर्डर में जाती है? अरे नाबार्ड कहाँ से आ गया भाई? अरे चलिए, मैं आखिरी के उसके दो वर्ड बता देता हूँ। एपेलेट ट्रिब्यूनल। अब उसके आप पहला वर्ड आप बता दो। हाँ चलो, साकेत का आंसर आ गया। सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल। सेबी के अगेंस्ट में अगर आपको ऑर्डर में जाना है तो आप जाएंगे सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल में। ठीक है, ये है इसका आंसर। अब मुझे आप ये बताइए, इसमें कहीं भी कोई डाउट है? अरे ईडी नहीं भाई, ईडी नहीं आएगा। ईडी बिना एफआईआर के कोई इंक्वायरी शुरू नहीं करता है। ईडी के पास कोई अगर आपको इंक्वायरी शुरू करवानी है तो पहले एफआईआर करना पड़ता है, तो ईडी का कोई काम नहीं है। सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो ये है इसका कंसेप्ट। अब जब हमारे यहाँ पे लिक्विडिटी की पोजीशन इतनी कमज़ोर है कि प्राइवेट इन्वेस्टर भी अब हाथ पीछे कर रहे हैं अच्छे बॉन्ड खरीदने से, तो ऐसे मौके पे कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लिक्विडिटी को इम्प्रूव कर सकती है? अब उसका जवाब दीजिए। गवर्नमेंट को भी अभी फंड चाहिए, प्राइवेट प्लेयर को भी फंड चाहिए। प्राइवेट प्लेयर तो वैसे भी गवर्नमेंट का जो बचा कुचा हिस्सा रहता है उसी के ऊपर बेचारे लोग अपना बांटते हैं कि बड़ा सा केक हमने देखा था, उसमें से एक हिस्सा बड़ा तो गवर्नमेंट ही लेके चले जाती है ओपन मार्केट ऑपरेशन करके। जो थोड़ा बहुत बचता है वो प्राइवेट प्लेयर आपस में बांटते हैं। अब जब प्राइवेट प्लेयर म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, बॉन्ड मार्केट से भरोसा उठ जाएगा, तो ऐसे में बिल्कुल सुगम, अविनाश और अनूप का आंसर आ गया है। ऐसे में आरबीआई जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है आगे के टाइम में। और कल का हमारा टॉपिक होगा आरबीआई के ऊपर ही, जो करंट अफेयर का टॉपिक होगा, जो अभी डिस्कशन चल रहा है। तो इसके लिए आज का होमवर्क है वो है, आपको पढ़ना है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन के बारे में। डीमोनेटाइजेशन नहीं, डायरेक्ट मोनेटाइजेशन के बारे में, और उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन का कंसेप्ट क्या है? डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट मोनेटाइजेशन का कंसेप्ट क्या है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, सिक्योरिटीज अपीलेट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन और उसका इम्पैक्ट क्या होता है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, डायरेक्ट मोनेटाइजेशन कंसेप्ट क्या है? वो पहले था हमारे देश में, पहले बहुत इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता था गवर्नमेंट के पास। बाद में इसको बंद कर दिया गया है मनमोहन सिंह ने, और मनमोहन सिंह जब गवर्नर थे, रंगराजन जब गवर्नर थे, तब इन्होंने विरोध किया था डायरेक्ट मोनेटाइजेशन का, और उसको बंद कर दिया गया था। अब उसको फिर शुरू करने की बात कही जा रही है। आप ये पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आप एक और चीज़ पढ़ेंगे कि आपका एस्केप क्लॉज होता है एफआरबीएम एक्ट में, जो अभी न्यूज़ में आ रहा है। जब हमने पढ़ा था कि 30% से 60% कर दिया गया है वेज एंड मीन्स एडवांस को, तो उसके साथ साथ एक ऑप्शन आया है एस्केप क्लॉज ऑफ एफआरबीएम एक्ट, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो दो आपके काम हैं, दो आपके होमवर्क हैं। पहला है आपको पढ़ना है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन के बारे में, दूसरा है एस्केप क्लॉज ऑफ एफआरबीएम एक्ट, उसके बारे में आपको पढ़ना है डिटेल में। पढ़ेंगे फिर हम इसको कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल का टॉपिक हमारा करंट का यही रहेगा। ठीक है, तो अब आज के करंट अफेयर के टॉपिक में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आज जो हमने करंट अफेयर का टॉपिक डिस्कस किया है, हमने म्यूचुअल फंड का जो बॉन्ड मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, जो क्रेडिट रिस्क म्यूचुअल फंड है, उसके बारे में पढ़ा है, उससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसके बारे में पढ़ा है। सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल है,
प्रिंटिंग ऑफ नोट इज़ अ कंपोनेंट, हाँ बिल्कुल यही है, इसी को आप बोलेंगे डायरेक्ट मोनेटाइजेशन। लेकिन इसका कंसेप्ट केवल प्रिंटिंग ऑफ नोट से रिलेटेड नहीं है और डीप है, तो आप इसको पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, ठीक है। आपने लिखा बिल्कुल सही है कि प्रिंटिंग ऑफ नोट एक कंपोनेंट होता है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन का, लेकिन इसके साथ साथ जो इसकी हिस्ट्री है, हमने क्यों बंद किया था, अब क्यों उसको शुरू करने की बात कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ये आपका होमवर्क है और कल का होमवर्क है, मैं होप कर रहा हूँ आप लोगों ने किया होगा, लेकिन आंसर केवल 2 या 3 लोगों के ही आए थे। जो होमवर्क के ऊपर अपडेट था वो 2 या 3 लोगों का ही आया था। एफडीआई के लिए ऐसा किया जाता है, सुगम ने लिखा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या लिखना चाह रहे थे, उसको थोड़ा सा डिटेल में लिख दीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब आप लोगों को डाउट नहीं है इस चीज़ में और आपने अगर होमवर्क को नोट कर लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। कल हम जब एपीएमसी एक्ट को पढ़ रहे थे तो उसके साथ साथ आज के, वैसे हमको शुगर का टॉपिक लेना था, 2-3 लोगों ने उसको पढ़ा भी है, जो बहुत अच्छी बात है। और ये सर, ये हम लोग ये इसीलिए होमवर्क दिया है सर, क्योंकि हम लोग इसको पढ़ेंगे, क्योंकि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन की डिमांड अभी चल रही है और आज बहुत अच्छा आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा होमवर्क करके आए ताकि हम डिटेल में पढ़ सकेंगे। हमने डायरेक्ट प्रिंटिंग ऑफ नोट से कंसेप्ट को डिस्कस किया है पहले, लेकिन डायरेक्ट मोनेटाइजेशन को डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत है। तो हम लोग इसी को कल लेने वाले हैं। करंट अफेयर का जो टॉपिक रहेगा कल हमारा, वो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ही रहेगा, इसलिए आज होमवर्क दिया गया है इनको। ठीक है, तो अब हम आएंगे कि हमने एपीएमसी एक्ट पढ़ा था, उसमें हमने देखा था, नहीं, डायरेक्ट मोनेटाइजेशन का एफडीआई से कोई रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन है देश में लिक्विडिटी को बढ़ाने का काम, एफडीआई होता है बाहर से हमारे देश में फॉरेन करेंसी या इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लाने का काम, दोनों बिल्कुल ही अनरिलेटेड हैं। तो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन और एफडीआई का कोई रिलेशन नहीं है। अब ये आपका होमवर्क का पॉइंट है, तो कल मैं क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे, ठीक है। और कल मैं जो मैंने पिछले दिन का होमवर्क दिया था उसको भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि एपीएमसी का लॉजिकल कंटिन्यूएशन है, वो सुपरमार्केट का सिस्टम है जो हम डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए आज हमने शुगर को एक लेक्चर आगे कर दिया है और बीच में हमने सुपरमार्केट को घुसा दिया है, क्योंकि शुगर आपस में अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। और क्योंकि अभी हमने WTI क्रूड के बारे में पढ़ा था कि WTI के दाम नीचे जा रहे हैं, तो वर्ल्ड ओवर में शुगर के मार्केट में या शुगर के दाम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्यों आप एफआरपी का सिस्टम मानते हैं, क्यों आप जब एमएसपी अनाउंस करती है गवर्नमेंट तो वो बोलती है कि जो फसल कोई नहीं खरीदेगा उसको गवर्नमेंट एक मिनिमम प्राइस पे खरीदने को रेडी है, और एफआरपी का कंसेप्ट होता है कि गवर्नमेंट नहीं खरीद रही है शुगर केन को, लेकिन वो जो प्राइस तय कर रही है जिसपे शुगर मिल के ओनर उस शुगर को खरीदेंगे। क्या कंसेप्ट होता है शुगर अरियर का, क्या कंसेप्ट होता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस का, तो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे और इम्पैक्ट देखेंगे कि कैसे एक WTI क्रूड ऑयल प्राइस से हमारे इकोनॉमी में, शुगर की इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा, और इकोनॉमी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग सब होमवर्क करके रखें। अभी तक केवल 2 या 3 लोगों ने मुझे अपडेट दिया है, 2 लोगों का कंफर्म है मुझे, तो कल आप सब पढ़ के आइएगा। तो आज हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, एपीएमसी के टॉपिक को। हम आते हैं सुपरमार्केट की इकोनॉमी में। ये बहुत अच्छा आंसर लिखा है, लेकिन अभी भी ये थोड़ा अधूरा आंसर है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपने बेसिक कंसेप्ट बताया है, लेकिन जो रिपल इफेक्ट इकोनॉमी का आ रहा है उसको डिस्कस करना ज़रूरी है। तो हम बात करेंगे अब सुपरमार्केट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में। तो सुपरमार्केट से आपको क्या समझ में आता है, क्या आपके दिमाग में एक नया कंसेप्ट है जो सुपरमार्केट ने इंट्रोड्यूस किया है,
जो इंडिया में पहले नहीं था। ये कौन से ऐसे फीचर हैं सुपरमार्केट के जो डिस्टिंक्ट होते हैं नॉर्मल मार्केट से, आप बताइए मुझे। क्या फीचर्स हैं सुपरमार्केट के जो डिस्टिंक्ट बनाते हैं उसको नॉर्मल मार्केट से? आंसर दीजिएगा। बहुत बढ़िया है। साइज बड़ा होता है, वैरायटी होती है, रिटेल की सर्विसेज होती हैं और सेल्फ सर्विस आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो ये है आपका फीचर है जो एक सुपरमार्केट को डिस्टिंग करता है। ये क्योंकि लार्ज, एक बात बोली गई है, बिग बिग साइजेस होते हैं, मतलब बिग बाजार का एक आप दुकान देखेंगे वैसी बहुत सारी दुकानें हैं। तो अब साकेत का पॉइंट रिलेवेंट होता है। तो साकेत ने बोला है कि बड़े बड़े लेवल पर डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिग बाजार डे टू डे या महीने का प्रोक्योरमेंट करेगा कि उसको एक महीने का गेहूं खरीद के रख रहा है और पूरे देश में अपने सेंटर में बांट रहा है। नहीं, वो सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट करने की कोशिश करेगा, डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट करने की कोशिश करेगा, और ये कोशिश करेगा कि ये प्रोक्योरमेंट करके अपने स्टोर में रखे जो उनका स्टोरेज है, और साथ साथ अपने जो दुकानें हैं उनकी अलग अलग जगह पे शोरूम है उसमें वो प्रोवाइड कर सके। तो वो क्या चाहेगा कि मिडिलमैन से खरीदे या डायरेक्ट किसान से खरीदे? क्या चाहेगा कि वो एक साथ बहुत सारा सामान खरीदे या फिर छोटा छोटे अमाउंट में सामान खरीदे? आप लोग बताइए मुझे। अगर एक सुपरमार्केट आपको चलाना है जिसमें आपको बहुत बड़े लेवल पे सामान उपलब्ध कराना है और बहुत अलग अलग लोकेशन में सामान उपलब्ध कराना है, तो आपकी कोशिश क्या होगी? एक साथ बड़ा प्रोक्योरमेंट करने की या पीरियोडिक प्रोक्योरमेंट करने की? डायरेक्ट फार्मर से खरीदने की या फिर बिचौलिए के थ्रू खरीदने की? दोनों आंसर साथ में दीजिएगा। रजत ने दे दिया है लार्ज क्वांटिटी में एक साथ डायरेक्ट फार्मर से, ये सही जवाब है। ठीक है, तो जो पुराना आपका एपीएमसी एक्ट था, जो मॉडल एपीएमसी एक्ट नहीं था, क्या उसमें सुविधा उपलब्ध थी कि डायरेक्ट फार्मर से ऐसी कंपनी जाके सामान खरीद सकते थे? ठीक है, तो क्या पुराने एपीएमसी एक्ट में सुविधा थी कि किसान से डायरेक्टली खरीद सकते थे? ऐसे बिग बाजार या स्पेंसर या डी मार्ट या वॉलमार्ट नहीं खरीद सकते थे। जब मॉडल एपीएमसी एक्ट आया तो ये सुविधा दी गई, लेकिन एक शर्त लगा दी गई कि वो मॉडल एपीएमसी मंडी के चुनाव में खड़े नहीं हो पाएंगे। सिर्फ एक शर्त लगाई गई और उसके बाद बोला गया कि आपको जो है हम अलाउ कर देंगे किसान से डायरेक्ट खरीदने में, और किसान को भी फायदा हो गया। तो इसी का हमने इम्पैक्ट पड़ा था जब हमने पढ़ा था फाइनेंशियल मार्केट में कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो होता है ये होने लगा। ठीक है, कि किसान से पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा अनाज के बारे में या सब्जियों के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होने लगी। अब हमारे यहाँ पे अब किसानी के पूरे साइकिल को देखेंगे तो तीन चीज़ें होती हैं। न्यू एपीएमसी एक्ट नहीं है, मॉडल एपीएमसी एक्ट है जिसको हमने पढ़ा था। जो सूदखोरी का सिस्टम था, जो बिचौलिए वाला सिस्टम था, उसको एपीएमसी एक्ट ने रिप्लेस किया था। एपीएमसी एक्ट में जो खराबियां थी उसके लिए सेंटर ने मॉडल एपीएमसी एक्ट को रिकमेंड किया था। मॉडल एपीएमसी एक्ट को 16 राज्यों ने इम्प्लीमेंट किया है और उन्होंने ये सुविधा दी है कि किसान डायरेक्टली जो है अपने सामान को ऐसे सुपरमार्केट चेन वालों को डायरेक्टली बेच सकते हैं, प्राइवेट प्लेयर को बेच सकते हैं जो मंडी का हिस्सा नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को, ऐसे जो खरीदार हैं उनको चुनाव में खड़े होने की, मंडी के चुनाव में खड़े होने की
इजाज़त नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि जो पूरा जो किसानी का साइकिल होता है, ठीक है, उसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, 3 ही चीज़ें होंगी। एक होगा प्री हार्वेस्ट, उसके बाद होगा हार्वेस्ट, उसके बाद होगा पोस्ट हार्वेस्ट। मतलब प्री हार्वेस्ट मतलब आपका जो वो होता है, आपको बुआई करना है। ठीक है, बुआई करने के समय पे आपको क्या क्या कॉस्ट लगेगा एक किसान को। जब हम ये साइकिल समझेंगे तो हमारा आंसर उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को टारगेट करेगा, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को टारगेट करेगा। तो प्री हार्वेस्ट है मतलब एक किसान को हार्वेस्ट करना है तो उस समय उसको क्या क्या सामान लगेगा, बताइए। किसान को बुआई करना है, उसके लिए किसान को क्या क्या कॉस्ट लगेगा, रेडीली अवेलेबल कॉस्ट क्या क्या लगेगा, आप बताइए। डिस्कशन करते हैं, उससे ही आंसर निकलेगा। सबसे पहला है बीज लगेगा। ठीक है, उसको फिर खेत को जोतना है। ठीक है, तो उसका कॉस्ट लगेगा। पानी का कॉस्ट लगेगा, इरिगेशन, पहली बार आपको इरिगेशन ढंग से करना पड़ेगा। आपको खाद लगेगी पहली बार में। ठीक है, तो इरिगेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी का भी कॉस्ट लगेगा। सबसे पहला आपको क्या लगेगा कि पहले आपको मजदूर चाहिए खेत को जोतने के लिए, तो मजदूर का वेज देना पड़ेगा। अगर आप ट्रैक्टर यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसका खर्चा लगेगा। आपको फिर सीड खरीदना पड़ेगा। उसके बाद आपको बुआई करने के लिए मजदूरी की ज़रूरत पड़ेगी तो उनका वेज देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको फर्टिलाइज़र खरीदना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको इरिगेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट भी उठाना पड़ेगा। तो ये प्री हार्वेस्ट में ये एक कॉस्ट है। ठीक है, तो लेबर का कॉस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, सीड का कॉस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, फर्टिलाइज़र का कॉस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, और इरिगेशन का कॉस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। इसके इन सबको किसान अगर अपने सेविंग से कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक और कॉस्ट जुड़ जाएगा। वो क्या होगा? क्रेडिट का कॉस्ट, जो उसको उधार लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो डायरेक्ट कॉस्ट हैं। अब इन सबको फाइनेंस करने के लिए अगर उसको उधार लेना पड़ रहा है, जो कि लेना पड़ता है, तो उसको बोलेंगे हम क्रेडिट कॉस्ट, मतलब या इंटरेस्ट कॉस्ट। उसके बाद जब बीज को बो दिया गया है, उसके बाद क्या क्या खर्चा आएगा? उसके बाद मेन खर्चा क्या आएगा, बताइए। प्री हार्वेस्ट हो गया, अब हार्वेस्ट में आइए आप। ये मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। हार्वेस्ट के समय नहीं आएगा लोन, वो चलिए चल रहा होगा। वो तो अगर बड़ा लोन लिया है तो उसको पटाना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो ओवरऑल लोन का जो रहेगा, मेंटेनेंस एक वर्ड है, जनरल वर्ड है, फर्टिलाइजर है। ठीक है, फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी, खाद आपको डालना पड़ेगा। उसके साथ साथ क्या डालना पड़ेगा? अगर आपके पास जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप नहीं है जो अपने आप में पेस्टिसाइड का काम करता है, तो आपको बाहर से पेस्टिसाइड डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा? तो आपको डालना पड़ेगा पेस्टिसाइड। मेंटेनेंस का ही बहुत ही फैंसी वर्ड होता है केयर ऑफ चार्जेस। मेरे को वो नहीं जानना है, मेरे को जानना है स्पेसिफिक चीज़ें क्या क्या हैं। तो फर्टिलाइज़र हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, इरिगेशन करना पड़ेगा तो इरिगेशन की भी चार्जेस आ जाएंगे। फिर वेज के चार्जेस अभी ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि हार्वेस्ट में ज़्यादातर आपको वेज देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत कम होगा वेज का कॉस्ट। और जो आपका लोन चल रहा है उसका कॉस्ट तो तीनों सीजन में जुड़ेगा, चाहे वो प्री हार्वेस्ट हो या पोस्ट हार्वेस्ट हो, तीनों में जुड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद आएंगे आपका पोस्ट हार्वेस्ट में। तो पोस्ट हार्वेस्ट में क्या क्या लगेगा, बताइए। पोस्ट हार्वेस्ट में बहुत सारे चार्जेस लगेंगे। जब तक आपको ये चार्जेस के बारे में पता नहीं है तब तक आप प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे। प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे तो आप अच्छे सॉल्यूशन नहीं बता पाएंगे। और क्यों सुपरमार्केट का सिस्टम बेनिफिट करेगा फार्मर्स को
या नुकसान पहुंचाएगा फार्मर्स को, दोनों चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं कि एक ही तरीके से होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आंसर आ गया हार्वेस्ट का मतलब आपको खेत, आपने जो अपनी फसल को आप निकालेंगे उसका खर्चा आएगा आपका, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, ट्रांसपोर्ट का आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। आपकी फसल है, फसल को काटने का जो खर्चा आएगा वो आपने जोड़ दिया है। उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, आपने फसल को काट के अलग कर दिया है, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट करके वहाँ मंडी में ले जाएंगे तो हमाली का कॉस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद उसको नाप तोल का कॉस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद उसकी ग्रेडिंग सॉर्टिंग वगैरह होती है उसका काम, उसका कॉस्ट देना पड़ेगा, साथ साथ में आपको जो एपीएमसी का टैक्स है वो पटाना पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई नहीं होने ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन फिर भी ब्रोकर या कमीशन एजेंट आ जाते हैं, उनका कॉस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ये काम समय पर नहीं होता है तो अपना पूरा का पूरा फसल स्टोर करने का काम भी किसान को खुद खर्चा उठाना पड़ेगा। तो उसको लॉजिक से समझेंगे, खेत में फसल थी उसको काटा तो काटने का कॉस्ट, तो उसमें लेबर कॉस्ट भी आ जाएगा, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करने का कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कर लिया तो उसको उतारने का हमाली का कॉस्ट, उसके बाद उसका नापने का कॉस्ट, वेट को नापने का कॉस्ट, उसके बाद आप उसको ग्रेडिंग करेंगे उसका कॉस्ट हो गया, उसके बाद जो मंडी में आप बेचेंगे तो मंडी को टैक्स पटाना पड़ता है, कई बार आपको मिडिल मैन को या ब्रोकर को भी देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि कार्टेल अपने लिए कई बार मिडिल मैन रखता है या ब्रोकर रखता है जो डायरेक्टली आपसे पैसे ले लेगा, ब्रोकरेज का कॉस्ट ले लेगा। तो ये 3 तरीके के कॉस्ट देखे हमने, प्री हार्वेस्ट, हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट। बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने इसका आंसर दिया है, तो अगर कोई लिख नहीं पाया है तो इन्हीं को आप लिख लेंगे, और आप या तो अपने दिमाग में एक पिक्चर चलाइए, अपने आप को किसान इमेजिन करिए और खुद सोचिए कि बुआई, खड़ी फसल को क्या लगेगा और फसल काटने के बाद क्या क्या खर्चा आएगा, वो आप दिमाग से सोचिए अपने, और फिर वो आंसर लिख लेंगे आप। अब आपको पता चल गया है कि एक किसान को इतने खर्चे उठाने पड़ते हैं। इसमें मेजर खर्चा कहाँ आ रहा है आपका, बड़े खर्चे कहाँ दिख रहे हैं आपको, प्री हार्वेस्ट में दिख रहे हैं, हार्वेस्ट में दिख रहे हैं, या पोस्ट हार्वेस्ट में दिख रहे हैं? अगर आप लॉजिक से समझ रहे हैं तो सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ दिख रहा है, प्री एंड पोस्ट में, ठीक है, क्योंकि आपको प्री में सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीदना है, और पोस्ट में आपको जो आपने पूरे सीज़न की मेहनत की है उसको मार्केट तक पहुंचा के आपको उसको फाइनलाइज करना है, तो पोस्ट हार्वेस्ट भी सबसे ज़्यादा खर्चा देगा। तो बहुत सही जवाब दिया है, प्री एंड पोस्ट। पोस्ट हार्वेस्ट ज़्यादा हैवी होता है, प्री हार्वेस्ट भी हैवी रहता है, लेकिन कई बार पोस्ट हार्वेस्ट ज़्यादा हैवी हो जाता है, ठीक है। तभी हम निगेटिव में बिल देखते हैं कि नहीं देखते हैं लोगों के। नुकसान जो होता है वो तब होता है जब आपका पोस्ट हार्वेस्ट का इतना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा कि आपका नॉर्मल खर्चा ही नहीं निकल पाता। तो सही आंसर तो प्री एंड पोस्ट है, लेकिन कई बार पोस्ट हैवी हो जाता है। तो आपका जो सुपरमार्केट का सिस्टम है वो कैसे हेल्प कर सकता है इस पूरे सेटअप में, कहाँ पे वो ज़्यादा हेल्प करेगा, प्री में या पोस्ट में? प्री एंड पोस्ट दोनों आंसर आएगा, क्योंकि प्री में आपका मेजर कॉस्ट लग रहा है बीज खरीदने का, ये करने का, फर्टिलाइज़र खरीदने का। ड्यूरिंग हार्वेस्ट भी आपका बहुत खर्चा लग रहा है, फर्टिलाइज़र आपको खरीदना है, पेस्टिसाइड आपको खरीदना है, इलेक्ट्रिसिटी आपको खरीदना है। पोस्ट हार्वेस्ट में भी बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है। पोस्ट हार्वेस्ट में भी सीड आजकल किसानों को सीड बैंक में मिल जाता है तो उसका खर्चा कई बार बच जाता है, लेकिन फर्टिलाइज़र और इसका कॉस्ट तो लगता ही लगता है। पोस्ट हार्वेस्ट का खर्चा है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो प्री एंड पोस्ट दोनों आपको लिखना पड़ेगा इसमें। खैर ये कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ये बस एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अब मेरे को बताइए कि आप का जो सुपरमार्केट का सिस्टम है, जो हम बोल रहे हैं कि एपीएमसी एक्ट को ने उसको अलाउ किया है कि डायरेक्टली किसान से प्रोक्योर कर सकता है, तो ये कहाँ किस
पर्टिकुलर सिचुएशन में किसानों को हेल्प कर रहा है, कौन से कॉस्ट को कम करने में हेल्प कर रहा है? पोस्ट में, बहुत सही आंसर दिया है, पोस्ट हार्वेस्ट में ज़्यादा हेल्प कर रहा है। ज़्यादा ये पोस्ट हार्वेस्ट में हेल्प कर रहा है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पहले से करके पैसा प्रोवाइड कर रहा है तो प्री हार्वेस्ट अलग चीज़ है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं हम। लेकिन अभी हम देख रहे हैं सुपर मार्केट के सेटअप में, बिग बाजार के सेटअप में, ठीक है, तो ज़्यादातर ये पोस्ट हार्वेस्ट के कंटेक्स्ट में काम आएगा सुपर मार्केट का जो सिस्टम है। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग वाले हैं वो प्री में भी हेल्प करेंगे और पोस्ट में भी हेल्प करेंगे, लेकिन जो सुपर मार्केट का सेटअप है वो आपको ज़्यादातर पोस्ट हार्वेस्ट में काम करेगा। जो आपके फूड प्रोसेसिंग वाले हैं, जो चाहते हैं एक तरीके का आप गेहूं उगाएं क्योंकि उनके आटे की क्वालिटी वैसी होनी चाहिए, या एक तरीके का चावल उगाएं ताकि उनके चावल का जो पैकेजिंग करके बेच रहे हैं उसकी क्वालिटी सेम होनी चाहिए, तो वो प्री हार्वेस्ट में और पोस्ट दोनों में हेल्प करेंगे। लेकिन जो आपके सुपर मार्केट का सेटअप है वो ज़्यादा पोस्ट हार्वेस्ट में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब आपका जो सुपर मार्केट है वो किसानों से डायरेक्टली खरीदेगा, उनकी उपज को डायरेक्टली खरीदेगा, अर्बन एरिया में नहीं बल्कि अर्बन एरिया के अराउंड जो छोटे छोटे उनके प्रोक्योरमेंट सेंटर है वहाँ से, ताकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बच जाएगा। उसके बाद जो पूरा प्रोक्योरमेंट का काम है वो साइंटिफिक तरीके से खुद सुपरमार्केट की चेन उठाएगी ताकि कम वेस्टेज हो सके। ठीक है, मंडी जाके आपका हमाली और ये सब करने का काम भी किसान, उसके खर्चे का खर्चा भी किसानों का कम होगा। तो सुपरमार्केट खुद अपनी ट्रक लेके जा रहा है किसानों के पास, अर्बन एरिया के अराउंड जो सेंटर हैं, तो किसानों को बस अपना उस छोटे डिस्टेंस को कवर करना है, वहाँ जाके अपने उपज को डायरेक्टली इनको दे देना है। तो ऐसे में बहुत सारे किसान मिलकर एक कॉमन ट्रांसपोर्ट करके उस पॉइंट तक पहुँच जाए जो नियर बाय अर्बन सेंटर में है, और वहाँ जाके फिर डायरेक्टली जो सुपरमार्केट वाला है वही सारे खर्चे उठाएगा। मतलब वहाँ पे ही वो अपने तरीके से अपना जो उनका लॉजिस्टिक का चेन बना हुआ है, जिसमें उनका स्टोरेज सिस्टम भी होगा, जिसमें उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होगा, जिसमें उनका खुद का ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग सेंटर होगा, तो ये सारे के सारे जो खर्चे हैं वो सुपरमार्केट चेन अपना खुद उठा रहा है, क्योंकि उसको वो अपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेचना है, तो वो और अपने रीजनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेचना है, क्योंकि उसको पता है कि एक तरीके का प्रोडक्ट इस वाले बिग बाज़ार में ज़्यादा बिकेगा, दूसरे राज्य के बिग बाज़ार में ये प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं बिकेगा, तो उस हिसाब से उसको मैनेज करना है और उसको एक सेंट्रलाइज्ड अपना बफर स्टॉक भी बना के रखना है ताकि काम आ सके। ठीक है, तो जब चाहे जिस स्टोर को ज़रूरत पड़ेगी तब वो बफर स्टॉक काम आएगा। तो ऐसी चीज़ों में ज़्यादातर जो आपका कॉस्ट है, जो सुपरमार्केट कम करेगी, वो होगा आपका पोस्ट हार्वेस्ट का कॉस्ट। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट ऐसा कॉस्ट जो सुपरमार्केट इन्वॉल्व होगी वो पोस्ट हार्वेस्ट कॉस्ट में इन्वॉल्व होगी, जिसकी वजह से किसानों का काफ़ी बड़ा खर्चा जो पोस्ट हार्वेस्ट में हमने देखा था, ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा बच जाएगा, स्टोरेज का एक बड़ा हिस्सा बच जाएगा, आपका वेइंग का हिस्सा बच जाएगा, वेट मेजर करने वाला, ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग का खर्चा बच जाएगा, उसके बाद जो मंडी टैक्स देना पड़ता था, मिडिलमैन को या ब्रोकर को कॉस्ट देना पड़ता था, वो भी बच जाएगा। तो सुपरमार्केट का चेन है वो इस तरीके से हेल्प कर रहा है किसानों को। ठीक है, अब ये डायरेक्टली लिंक्ड है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से, जो सुपरमार्केट का आप सॉल्यूशन आप दे सकते हैं जब कोई क्वेश्चन आएगा किसानी या एग्रीकल्चर के बारे में, तो उसको आप लिंक कर सकते हैं दो चीज़ों से। पहला तो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी के जो गोल हैं उसमें गोल नंबर 12, उसमें बोला गया है कि आपको 2030 तक आपका जो पर कैपिटा जो फूड वेस्टेज है उसको आधा करना है, और पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है, जो पोस्ट हार्वेस्ट के बाद जो लॉस होता है, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन ग्रेडिंग सॉर्टिंग में लॉस हो रहा है, जो स्टोरेज में पड़े पड़े सामान खराब हो रहा है या उनको स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं मिल रही है, उसके वजह से
वो सामान पेरिशेबल प्रोडक्ट खराब हो रहे हैं, तो उसके लिए गोल नंबर 12 में बोला गया है कि जो ग्लोबल फूड वेस्ट है और जो आपका पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है उसको आधा करना है। तो ये डायरेक्टली लिंक हो जाएगा आपका सुपरमार्केट चेन का जो सिस्टम है उससे। उसके साथ साथ 2022 तक एक टारगेट रखा गया है डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम। ठीक है, डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम का जो प्रोजेक्ट है उसमें आपका हेल्प करेगा ये सुपरमार्केट का डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट है सुपरमार्केट का। इसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब एक डाउट आया था कि प्री हार्वेस्ट एडवांस में सफाइज द इंटायर नीड्स ऑफ क्रॉप। ज़रूरी नहीं है, अब वो डिपेंड करेगा प्री हार्वेस्ट का एडवांस कितने लेवल तक का है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सफाइज करेगा। प्री हार्वेस्ट का एडवांस जो है अगर वो सफिशिएंट है तो उसका क्रेडिट कॉस्ट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि एडवांस का अमाउंट कितना है और किस कंडीशन के साथ वो एडवांस मिला हुआ है। ठीक है, तो ये एक डाउट था। इसके अलावा कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। पूरे क्लास में जो डाउट आज हमने पढ़ा है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के बारे में पढ़ा है, उसमें कोई डाउट है, या हमने जो सुपरमार्केट चेन के बारे में पढ़ा है उसके में कोई डाउट है, या फिर आपका जो हमने ये पढ़ा है जो प्री हार्वेस्ट, हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट कॉस्ट है उसके बारे में पढ़ा है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक, उसको आप पूछ सकते हैं अभी। और आपके होमवर्क कल काम आएंगे क्योंकि कल हमारा शुगर के ऊपर डिस्कशन है। एक बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दे दिया है अशोक जी ने, उन्होंने बता दिया है कि कैसे लिंक्ड है आपका जो WTI में जो दाम गिरे हैं, तो वो क्रूड के दाम गिरे हैं, उससे एथेनॉल जो यूज़ किया जाता है 99% इथेनॉल को यूज़ किया जाता है पेट्रोल में मिलाने के, तो वो जब पेट्रोल का दाम कम हो रहा है तो 99% इथेनॉल का भी दाम कम हो जाएगा। और वो 99% इथेनॉल बनता कहाँ से, वो बनता शुगर केन से। तो शुगर केन का जो वो था, जो डेडिकेटेड फार्म थे जो यूज़ करते थे उसके लिए आपका शुगर केन डेवलपमेंट फॉर एथेनॉल, तो उनका भी डिमांड कम हो जाएगा। जब एथेनॉल के लिए आपका शुगर केन डाइवर्ट नहीं हो रहा है तो फिर वो किसके काम आएगा, फिर वो शुगर बनाने के काम आएगा। तो ओवरऑल शुगर का मार्केट बैठेगा। तो हम ये डिटेल में पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन इन्होंने बहुत बढ़िया एक लिंक बनाया था तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब आप बताइए, इस पूरे लेक्चर में कोई डाउट है तो हम उसको दोबारा पढ़ सकते हैं टॉपिक को। अगर किसी को लग रहा है कि एक कंसेप्ट को दोबारा समझना है, क्रेडिट रिस्क फंड क्या होता है, उसको क्यों क्रेडिट रिस्क फंड बोला जाता है, नहीं फार्मर तो फाइट कर लेगा, लेकिन जो आपका खरीदने वाला है, जो ट्रेडर है, वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं इसको। मेगा फूड पार्क जो है वो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, वो सुपरमार्केट चेन से डायरेक्टली नहीं है। अगर कोई सुपरमार्केट चेन है, जैसे कुछ कुछ सुपरमार्केट में उनका खुद का प्रोडक्ट निकल बिकता है। आपने देखा होगा बिग बाजार अपनी दाल खुद बनाता है, बिग बाजार अपनी आटा खुद बना के बेच रहा है, बिग बाजार अपना जो वो है क्या बोलते हैं, अलग अलग तरीके के मिक्स दाल बना के बेच रहा है, वो दिखता है आपको। तो वो बेसिक लेवल पे फूड प्रोसेसिंग कर रहे हैं। लेकिन मेगा जो फूड पार्क है वो डायरेक्टली जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जैसे जो टमाटर को केचप बनाने का काम करते हैं, जो मिल्क से पनीर, बटर, चीज़ ये बनाने का काम करते हैं, जो बहुत सारे प्री मिक्सेस बनाने का काम करेंगे, जो जैम बनाने का काम करेंगे, वो ज़्यादा बेटर एग्जाम्पल होगा मेगा फूड पार्क में। तो मेगा फूड पार्क भी हम पढ़ने वाले हैं, वो अलग टॉपिक है। सुपरमार्केट जो है वो मेगा फूड पार्क या फूड प्रोसेसिंग से डायरेक्टली लिंक नहीं है। उनका बेसिक काम होता है, वो ग्रेडिंग सॉर्टिंग करके दालों को अपने पैकेजिंग में डाल देंगे और आटा को अपने पैकेजिंग में डाल देंगे, दाल को मिक्स करके दे देंगे, लेकिन वो डायरेक्टली वो नहीं रहे।
पेप्सिको पोटैटो फॉर लेज जो साकेत ने दिया है, ये बहुत अच्छा एक एग्जांपल है। ये क्यों न्यूज़ में था गुजरात में, मैं इसको डिस्कस करना चाहूँगा। अब जो पेप्सिको है वो कंपनी है, वो लेज भी बनाती है। लेज के लिए जो चिप्स रहता है उसके लिए एक स्पेशल आलू होता है, तो वो स्पेशल आलू उगाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है पेप्सिको कंपनी गुजरात के कुछ किसानों से। लेकिन गुजरात के अलग कोई किसान है, वो वही क्वालिटी के आलू उगा रहे हैं और उसको अपने तरीके से बेच रहे हैं। ठीक है, तो अपने तरीके से बेच रहे थे, तो पेप्सिको को लगा कि ये हमने वैरायटी डेवलप की है आलू की, हमने इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी नहीं की है और ये हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में बेच रहे हैं। ठीक है, तो इसके वजह से केस हुआ था गुजरात में, जो पेप्सिको ने केस किया था फार्मर्स के ऊपर में, तो जिसकी वजह से बहुत निगेटिव पब्लिसिटी हुई थी पेप्सिको की। तो ये साकेत ने पॉइंट उठाया है, ये फूड प्रोसेसिंग में जाएगा। तो वो फूड प्रोसेसिंग में जाएगा जो पेप्सिको का है, जो निकिता ने आंसर भी दे दिया है नीचे इसके। तो ये अच्छा पॉइंट उठाया साकेत ने, क्योंकि ये लिंक है डायरेक्टली आपका करंट अफेयर सब्जेक्ट से। ये पिछले साल की ही न्यूज़ है, पिछले साल का डेवलपमेंट है, तो इसको आप पढ़िएगा। अच्छा इंटरेस्टिंग केस था। बाद में पेप्सिको ने अलाउ कर दिया था, जब उसको बहुत जगह से फजीहत हुई कि आप इतनी बड़ी कंपनी है, इतने मल्टीनेशनल कंपनी है, और आप किसानों के ऊपर केस कर रहे हैं क्योंकि उसने आपके तरीके के आलू उगा लिए। तो बाद में पेप्सिको ने उसको गुडविल में जाने दिया। गुडविल क्या था, उनको अपनी इज्जत बचानी थी, उसमें जाने दिया। तो ये एग्जांपल है आपका फूड प्रोसेसिंग का और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। ठीक है, ये सुपरमार्केट से लिंक्ड नहीं है। ठीक है, अब कोई डाउट है तो पूछिएगा, नहीं तो हम क्लास को क्लोज करेंगे। और आप होमवर्क को प्लीज़ करिएगा। अगर आपने कल का होमवर्क नहीं किया है, क्योंकि मेरे को सिर्फ 2 या 3 लोगों के अपडेट आए हैं, तो बाकी लोग उस होमवर्क को कंप्लीट करिए। कल का जो होमवर्क था उसको करिए, और आज जो मैंने होमवर्क दिया है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन प्लान के बारे में पढ़ने के लिए आपको बोला है, वो पढ़िएगा। और दूसरा होमवर्क क्या था? एक था डायरेक्ट मोनेटाइजेशन था, दूसरा क्या था बताइए? मैं खुद भी भूल जाता हूँ, ऐसा नहीं मैं सवाल पूछ रहा हूँ। तो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन के बाद मैंने क्या बोला था आपको एक टॉपिक पढ़ने के लिए? एस्केप क्लॉज। हाँ, एफआरबीएम एक्ट में जो एस्केप क्लॉज होता है वो अभी न्यूज़ में है, और वो लिंक्ड है जो स्टेट डिमांड कर रही है उससे। ठीक है, तो एस्केप क्लॉज ऑफ एफआरबीएम एक्ट है, उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये 2 आपके होमवर्क हैं, ये आपको कंप्लीट करना है। कल हम पहले एस्केप क्लॉज को पढ़े, ये 2 होमवर्क को डिस्कस करेंगे, बाद में शुगर के पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम इस क्लास को आज यहीं ख़त्म करते हैं और कल मिलेंगे। आप लोग प्लीज़ होमवर्क करिएगा और मुझे अपडेट दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।